वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हम लोग एवरी फ्राइडे कुछ आपको लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। और आज जो मौजूद गुफ्तगू है वो है विरासत में या जायदाद में मिलनी हुई चीज़ें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वालिदैन का उसमें कितना हक है, बच्चों का कितना है, और अगर ये प्रॉपर्टी अगर है तो वो प्रॉपर्टी आप किस तरह बहनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर किसी का वालिद फौत हो जाए तो क्या उसके बेटे को मिलेगी, और अगर अल्लाह ना करे उसकी कोई औलाद ना हो तो क्या उसकी वाइफ को मिलेगी। बहुत सारे सवालात हैं, कभी कभी बहुत नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में। आज हम विरासत, जायदाद, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहें तो PTCL नंबर 021 मेंशन हो रहा है। और मेरे साथ कौन है जी? एवरी फ्राइडे मेरे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच साहिबा मेरे साथ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक। मैं सच कह रही हूँ ज़ैनब कि मेरी खुद अवेयरनेस जनरेट हुई है कि ये राइट्स हैं हमारे। तो आज का मौजू भी बहुत सेंसिटिव है। विरासत में जो है वो हमें कैसे जो है कुछ चीज़ें हमारे राइट्स खा लिया जाता है। जैसे चाचे मामू का एक ही फैमिली में बड़ी हवेली है, छोटा घर है, वालिदैन को उनका क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा या उनके मरने का इंतजार, ये बहुत सारी बातें। तो पहले हमें बताएंगे विरासत और जायदाद हमें कैसे मिल सकती हैं और इनका सिस्टम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा ये आम हुआ है ये जायदाद के मामलात पे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें, कुछ जायदाद अपनी छोड़ के जाते हैं। उसमें वो बैंक कैश मनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बात चीज़ें हम तो जायदाद में सब चीज़ें आ जाती हैं तो सबको जायदाद में काउंट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ज़िंदगी में वसीयत ना की गई हो तो फिर मरने के बाद बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहले आप कोर्ट जाएँ, फिर कोर्ट के थ्रू उसको पहले तमाम लीगल एयर्स को बुलवाएँ, तमाम लीगल एयर्स के नाम पे उस प्रॉपर्टी को करवाएँ, फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बेचें, सेल आउट करने के बाद फिर तमाम बच्चों को जो जो उनका राइट है वो तमाम दिया जाए। अब ये तो कोर्ट का तरीका हो गया। अब ज़िंदगी में अगर माँ बाप, अब हम कहते हैं कि माँ बाप ज़िंदगी में करके जाते, अगर ज़िंदगी में वो औलाद को विरासत दे देते हैं, अपनी तकसीम कर दें, तो फिर औलाद माँ बाप के साथ क्या करती है? हाँ, फिर तो दर दर की ठोकर। फिर वो उसी माँ बाप को जायदाद लेने के बाद बाहर निकाल देती है। और माँ बाप को हम देख रहे हैं कि आजकल कहाँ पे उनको गिरा दिया गया है, कहाँ पे फेंका गया है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जाने वाला है, ना तकलीफ में। ये यदि शेल्टर होम बने हुए हैं, आप देखें भरे पड़े हैं यहाँ पे, माएँ रो रही हैं। हालांकि 2-3 बार हम लोग गए उनसे पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो बेचारी रो रही हैं कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है, और बाप अलग रो रहे हैं, माँ अलग रो रही है। तो ये तो हक नहीं है ना, सिर्फ जायदाद उनकी अच्छी है मतलब माँ बाप अच्छे नहीं है। माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपनी दे दे। मैं समझती हूँ कि माँ बाप ही सबसे बड़ी जायदाद है हमारे लिए। उनकी जायदाद को लेके क्या करना है जब माँ बाप खुद हैं, वो खुद इतनी बड़ी जायदाद है हमारे लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि माँ बाप की फर्माबरदारी का हुक्म दिया है कि उनसे तो उफ करके बात ना करो। लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ेंगे हमें जन्नत मिलेगी, हम कुरान पढ़ेंगे हम जन्नत मिलेगी, हम रोज़े रखेंगे हमें जन्नत मिलेगी, हम खैरात करेंगे हमें। वो जो जन्नत घर पे मौजूद है उसकी कदर ही नहीं है। जिसके पैरों तले जन्नत है उसकी तो कदर ही नहीं है, और बाहर जाके जन्नत तलाश कर रहे हैं। तो जन्नत जहाँ पर है उसकी तलाश हम करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें। यानी कि दोनों तरफ ये कि अगर वक्त से पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए तो पेरेंट्स परेशान के लिए बिल्कुल, और अगर ना करे तो एक वाह वेला फड्डेबाजियां, झगड़े नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि अब तो लॉ ने क्लियर कर दिया है ना। देखिए इस्लाम ने, हम देखें कि सूरह निसा पूरी जो है, सूरह तलाक, सूरह निसा को अगर हम पढ़ते हैं उसमें पूरा इनहेरिटेंस को पूरा बयान किया गया है कि किस तरह से आप जायदाद की तकसीम करेंगे। जबरदस्त। बेटी को क्या हक मिलेगा, बेटे को क्या देंगे, बीवी को अगर 2 बीवियाँ किस तरह से करेंगे, 4 बीवियाँ किस तरह से करेंगे, पूरा A to Z उसमें हर एक चीज़ को क्लियर करके बता दिया गया कि किस तरह। अब कुछ लोग ले पालक जो औलाद होती है उसको भी दे देते हैं, जबकि उसका नहीं बनता ना। ये तो मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ, उसका नहीं बनता हिस्सा, हालांकि यहाँ पे लोग दे देते हैं कि अच्छा, ये जो एडॉप्टेड बच्चे हैं, जैसे अगर उसके बाद और अपने बच्चे हो जाएं, तो जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसी वही बहन भाई कहते हैं कि तुम तो हमारे अब्बू की औलाद ही नहीं हो, उसके लिए एक तकलीफ दी का सबब हो जाता है। लेकिन इस्लाम में भी तो नहीं है ना, अदालत में उसका नहीं मिलता, ले पालक को नहीं मिलता जब तक के माँ बाप खुद से उसको कोई चीज गिफ्ट नहीं करते, खुद से उसको कोई चीज नाम जायदाद में उसका हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं शेयर रिटर्न में भी नहीं होता, नहीं, क्योंकि ले अडॉप्शन नहीं है ना हमारे इस्लामिक कानून में, अडॉप्शन नहीं है ना। हाँ, दूसरे
میں آپ دیکھیں گے کہ مذاہب میں تو ہے، جیسے کرسچن لا، ہندو لا، اس میں تو اس چیز کو ایڈمٹ، اسلام میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے. مطلب مسلم میں آپ اگر کسی کو اڈاپٹ کرتے بھی ہیں تو اس کو آپ جائیداد یا نام وہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو دیں، کیونکہ اس کے یہ باقی بچوں کے لیے جو آپ کے اپنے ریئل ہیں ان کے لیے ہے. اب اس میں بھی یہ ہے کہ بعض جگہ پہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ بیچ کے بہنوں کا حصہ کم کر دیتے ہیں کہ بہنیں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں تو ان کو نہیں دینا چاہیے. بھئی جب اسلام نے پورا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ بہن کا اتنا حصہ ہوگا، بھائی کا زیادہ حصہ ہوگا، بھائی کا 2% ہے مطلب آدھا ہوگا، اور 2 بہنیں سمجھے 1 بھائی برابر حصہ ملے گا. اچھا ہاں اب 2 بہنوں کو آپ آدھا دے دیں اور آدھا جو اکیلے ایک بھائی کا حصہ ہوگا. اب بیوی کا جو ہے جو بیٹی ہے اس سے بھی آدھا آئے گا. اچھا ایک مطلب اور 1/8. سین ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اڈاپٹڈ بچے کو کوئی گفٹ کر دیا جائے یا اس کے نام کچھ چیز کر دی جائے وہ تو اس کو مل سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہیں پر مینشن نہ ہو تو اس کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی، جائیداد یا پراپرٹی کسی چیز میں بھی. ایک چیز. سیکنڈلی اکثر میں نے دیکھا ہے مرد کبھی کبھی چھپ کے یا جو بھی شادی کر لیتے ہیں اور اچانک آف کورس ایسا بھی ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کے بچے تھے اور ان کی شادی ہوئی ایک ینگ لیڈی سے، کچھ دنوں بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کو رکھنا مشکل، اس کے بچے ہو گئے، خود سب جوان تھے، شادی شدہ تھے. اب اس لڑکی نے آف کورس 1 سال گزارا یا 2 سال میکسیمم گزارا، اس کے بعد مرد کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بچے بھی نہیں تھے اور دوسرے. تو اب بتائیں اس بندی کا کوئی رائٹ ہے اس کے پراپرٹی کے اس میں؟ بالکل ہے، بیوی تو ہے نا. نکاح از اے ویلڈ نا، مطلب نکاح پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، چاہے آپ نے چھپ کے کیا چاہے آپ نے بتا کے کیا تو نکاح ہے. اور جو اس سے اولاد ہوئی ہے اگر بچے بھی ہیں تو بچوں کا بھی رائٹ ہے. اور اگر نہیں ہے تو بیوی کا بالکل ہے. بیوی کا ہاں بالکل. وہ اسی لیے تو آپ کورٹ میں جب جاتے ہیں فائل کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے بیوی بچے ہیں اس کے اور ہمیں جو ہے یہ جائیداد دے دی جائے، تو سب سے پہلے تو کورٹ پبلیکیشن کرواتی ہے. نادرا ریکارڈ اس لیے تو منگواتی ہے کہ اور کوئی بیوی بچے ہیں یا نہیں ہے، صرف یہی ہیں. اس چکر میں ہی تو پبلیکیشن کرواتی کہ اگر اور کوئی دعوے دار ہے تو وہ بھی کورٹ میں آئے تاکہ تمام لیگل ایئرز کو شیئر دیا جائے. پھر اگر کوئی ایسی بیوی ہوگی یا کوئی ایسی اولاد ہوگی جس کو چھپا کے رکھا ہے تو تمام کی تمام آ جاتی ہیں اور کورٹ ان کو باقاعدہ دیتے ہیں. دیکھیں نکاح میں کوئی چھپائی بھی بات ہے لیکن ہوا تو نکاح ہے نا، اولاد تو اس کی بیوی تو اس سے نکاح میں ایک ایسی بات آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس کا مجھے ضرور بتائیے گا. یہ ریئل ہے، کیس ہے کہ شادی شدہ مطلب لڑکی، اس کے 3 بچے اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے ساس سسر کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا وہ جو کچھ سیلاب وغیرہ آیا تھا، یہ ریئل میں بتا رہی ہوں، اور یہ پی آئی بی شاید کا ایک کیس ہے، یہ جیل روڈ سے آگے کوئی جگہ ہے، مجھے پی آئی بی کہلاتے ہیں، یہ وہاں کا ایک کیس ہے. اور آپ یقین کریں ینگ سی لڑکی ہے، کوئی اتنی عمر کی بھی نہیں ہے. میں نے اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ دیکھا اور ایک بیٹا اس کا 3 سال کا دیکھا. 6 مہینے کی بیٹی دیکھی اور ایک 3 سال کا بیٹا، اور بالکل ینگ. اور اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ وہ جو کوئی کرنگی کے ادھر سے کوئی پانی کا کوئی ریل ہے تو اس میں کوئی بہہ گیا ہو. اب اس کے پیرنٹس جو ہے، جو اس کے ساس سسر کہہ رہے ہیں جب ہمارا بیٹا نہیں رہا تو ہم تم سے کیا تعلق رکھیں. میں تو قسم سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی یار. اس کے بچے معصوم اس کے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے گیٹ آؤٹ. مجھے بتائیں کہ وہ اب کون سی عدالت جائے، کیونکہ جب ساس نے یا سسر نے نکال دیا تو وہ بندی کہاں جائے. آج وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں. مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا. دیکھیں ویسے تو کیس یہ بنتا ہے کہ وہ کلیم کرے گی مینٹیننس کا بچوں کے خرچے کا، کیونکہ دادا جو ہے دادا پہ، اوکے ٹھیک ہے، کہ باپ کا باپ ہے نا، دادا ہی کرے گا کیونکہ نسل تو وہیں سے آ رہی ہے نا. اور ایسے میٹرز ہم نے کیے بھی ہیں اس کے دیوروں نے اس کو بال پکڑ کے باہر ہاں تو باہر نکال دیا. تو یہی چیز ہے نا، وہ جا کے کمپلین کرے ان کے خلاف کہ بھائی ان لوگوں نے مجھے مارا ہے. اور جو باپ کا اس کا شوہر کا حق بنتا ہے وہ شوہر کا حق اپنا لے سکتی ہے دادا سے اگر دادا کی جائیداد ہے. لیکن اب پرابلم یہ آ گئی نا کہ آج کل جو اس طرح کی ریئل واقعات بھی آتے ہیں نا تو 2 نمبری اتنی ہو چکی ہے کہ ریئل واقعات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا. مثلاً کہ اسی لیے اب دیکھیں کہ اولاد خود ماں باپ پہ کیس نہیں کر سکتی تو بہو کہاں سے کرے گی. اب تو انہوں نے اتنا پروٹیکشن بل بنا دیا کہ پہلے جو تھی وہ اولاد کھڑی ہوتی تھی، باپ اگر کوئی جائیداد سے بے دخل کر رہا ہے یا نہیں دے رہا خرچہ یا باپ کی بات میں تو جا کے باپ کے خلاف ماں کے خلاف کیس کر دیتی، بھائی مجھے میرا حصہ چاہیے. اب نہیں کر سکتی. اب آپ جائیں کورٹ میں کریں، کورٹ آپ کو وہیں سے نکال دے گی واپس. بھی ماں باپ کے خلاف کیس کرنے آئے، اس کی مرضی، اس کی جائیداد ہے، نہیں دے رہا آپ کو. اچھا ہاں بالکل. ابھی بل پاس ہوا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں دینا چاہیں اس کو کوئی قانون دنیا کا، بھائی میری جائیداد ہے، میری مرضی، میں کس کو دوں کس کو نہیں دوں، میں بیچ دوں، توڑ دوں، پھینک دوں، جو کرنا ہے مجھے کروں، زندگی میں میری مرضی ہے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے.
वो जब डिवाइड, हाँ अगर जिंदगी में वसीयत करते हैं, खुद से किसी बच्चे को देते हैं, वो उनका अपने विलिंग है कि वो दे सकते हैं। लेकिन अगर मरने के बाद फिर सारे बच्चे आ जाते हैं कि भाई हमें भी दे, हमें भी, हम तो कहते हैं कि कम से कम वसीयत होनी चाहिए। हाँ, वसीयत से ये होती है कि वसीयत बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होते, आप जिसको जो देना चाहते हो ना, कम से कम इजी वे में वो सबको मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मरने से पहले इंसान जो है ना, हम नहीं कहते उसी टाइम टू टाइम दे दे, क्योंकि आजकल की औलाद भी तो इस तरह की निकलती है कि माँ बाप को उठा के बाहर फेंक एक देती और है। केस बताती हूँ, ये हाँ। भी रियल है। अच्छा, अब जो आपने केस डिस्कस किया, इसमें ये कि जब औलाद क्लेम नहीं कर सकती, जायदाद तो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपके पास उनके बच्चे हैं, उनका खर्चा आप शायद मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और आप निकाह में थी अगर वो देना चाहिए। लेकिन आजकल जब अपना सगा शौहर जिंदा होते नहीं दे सकता, तो माँ बाप क्या देंगे उसकी, वो कहाँ से पूछेंगे जब शौहर ही नहीं पूछता। अच्छा, एक केस और है, वो ये कि जैसे बच्चे छोटे हैं और ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड अच्छी जगह पर गवर्नमेंट जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब में ऑफ कोर्स उनका जब डेथ हुई तो उनको एक ह्यूज अमाउंट भी मिला, बिल्कुल, और उनके बच्चों का भी कुछ सिस्टम से ऑन किया। अब ये बताएं कि उसमें उस बीवी का हक बनता है ना, जबकि वहां पर क्लेम ये हुआ कि सास और देवर पहुंच गए कि हमारा भाई फौत हुआ है, तो ये पैसा हमें मिलना चाहिए, उसका एक बड़ा अमाउंट मिलना था इंतकाल के बाद, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक अच्छी बड़ी जॉब पर है। मेरे ख्याल में कुछ कैटेगरी होती है कि 22 गोल्डन शेक होता है, 22 ग्रेड का, 22 ग्रेड कुछ जॉब है, मुझे 22 ग्रेड का, ग्रेड का जॉब है, मैंने डिग्री बोल लिया, बहुत माजरत, 22 ग्रेड का जॉब है। तो इसका एक अमाउंट भी बहुत अच्छा बड़ा, तो उस पे एक पड्डा था कि वो सास भी इन्वॉल्व हो गई, देवर सब भी इन्वॉल्व हो गए, अच्छा। और बड़ा भाई समझ के भाई हमारी तो भाई का हमारे, और अब उसके जो 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी बेवा है, उसका कुछ भी नहीं है। तो फिर इस पर नहीं, शौहर का लीगल है, वो बहुत अच्छा हुआ कि वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि भाई उसकी बीवी ही आएगी। और उसमें पता क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने ये मेंशन कर दिया कि ये सब कुछ मेरी बीवी का है। ये एक लाइन इतनी पावरफुल थी, ये जब उस लेडी ने मुझे बताया रो रो के कि अगर मेरा शौहर ये ना लिखता तो मुझे शायद ये सब कुछ ना मिलता। नहीं, लेकिन फिर भी हक तो उसी का ही, अगर वो इन केस कोर्ट में जाती इनको देते तो नहीं, कभी भी देवर को क्यों मिलेगा, देवर का तो कोई राइट ही नहीं। हाँ, माँ को उसका हिस्सा मिल सकता है कि जो माँ है, तेरे लीगल ईयर में आप देखें माँ बाप और ये बीवी बच्चे आते हैं, और कोई अगर आप कत्ल के केस में माफ करने भी जाते हो तो अदालत इन्हीं को ही बुलाती है कि माफ करने के लिए, बीवी बच्चे माँ बाप, बस ये आके अगर माफ कर देते तो केस खत्म। जो वली की डेफिनेशन हम करते हैं, वो वली सिर्फ यही कहलाते हैं जो माफ करने का हक रखते हैं। तो मतलब असल लीगल ईयर आपके यही होते हैं, माँ बाप, बीवी बच्चे, बस इन्हीं में जो जायदाद होगी वो इनको ही मिलेगी। इससे हटके भाई बहन कोई दावेदार आ जाए कि मैं भी हूँ, उनसे ना पूछा जाता है ना उनको बताया जाता है। इनके अगर उनके देखे बीवी बच्चे ना होते तो फिर कहाँ जाती, फिर माँ बाप के पास जाती ना, फिर भी भाई बहन के पास नहीं जाती कि भाइयों को दे दो तो इसको दे दो, वो माँ बाप के पास जाती, वो सारा हक माँ बाप का होता। अच्छा, आप सच बताइएगा ज़ैनब और नाज़रीन, आप भी मुझे PTCL नंबर 021 प्लीज़ ज़रा अमन भाई मेंशन करें, ताकि जो लोग कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, सवाल भी करें। अक्सर मैंने देखा है कि बल्कि मैं कहती हूँ बचपन से देखती चली आ रही हूँ कि बहनों को किसी सूरत में, चाहे वो अच्छे हों या जो भी हो, इतना फोकस नहीं किया जाता प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? देखिए रीजंस ये हैं, मजहब में भी, मजहब में है कि उनका हिस्सा दे। आजकल एक नई वो ट्रेंड चल चुकी है ना, हम देखते हैं ना कि आपको जहेज इतना दे दिया गया इसलिए आपका हिस्सा उसी टाइम दे दिया गया। अरे वाह, बड़ा वीक पॉइंट। सही ये अक्सर सुनने में आ रहा है कि बाप ने तुम्हें जहेज इतना दे दिया, तुम्हारी शादी पे खर्चा इतना कर दिया, तुम्हारा हिस्सा हो गया। भाई वो एक अलग जिम्मेदारी है, शादी एक अलग जिम्मेदारी जो बाप ने पूरी की अपनी खुशी से की। कोई बेटी ने बोला थोड़ी था कि मेरी शादी में ये भी कर दो, ये भी दे दो। वो माँ बाप अपनी खुशी से करते हैं, उसको कुछ अगर दे भी देते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं। लेकिन जायदाद एक अलग चीज है कि अगर कम से कम वो बोलते हैं कि भाई इस और जायदाद में हक है। आप देखें कि पूरी, मैं बता रही हूँ सूरह निसा को अगर कुरान को हम पढ़ी लेना, उसमें ही सारी चीजें बता दी कि बेटी का कितना हिस्सा है। और दूसरी बात, भाई इसलिए नहीं देते, कहते हैं कि भाई ये अपने घर में खुश है, इसका शौहर इसको इतना दे रहा है, बाप ने भी हमारी ऑलरेडी इसको इतना दे दिया है, अब हम क्यों इसको हिस्सा दें इस घर में से, अब हमें नहीं देना है। ये ऐसे ही रहते रहे। भाई आप उसका हक खा रहे हो, कल को कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि बहन का जो हक था वो आपको देना चाहिए, चाहे उसका शौहर अरब अच्छा, ये जो आपने कहा कि कयामत के रोज, मैंने तो सुना कि वालिदैन अगर ना, माजरत के साथ, वालिदैन अगर विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन में राइट वे ना इस्तेमाल करें, यानी कि हक ना दें, तो उनकी पकड़ है। क्या
अगर भाई उस पर काबिज होते तो क्या उनकी भी पकड़ होगी? बिल्कुल। माँ बाप की देखें, माँ बाप की फिर भी इतनी नहीं है, क्योंकि माँ बाप की जो आजकल के हालात चल रहे हैं कि अगर जिंदगी में माँ बाप के पास एक ही घर है और वो तीनों बच्चों को दे दे, भाई नीचे आप रहे हैं, ऊपर आप रहे हैं, ऊपर आप रहे हैं, तो अगले दिन वो तीनों बच्चे उठा के माँ बाप को ही बाहर फेंक देंगे। तो वो तो अपनी जिंदगी में कर ही नहीं सकते ना तकसीम, क्योंकि यही तो डर बैठ गया है दिल में। वरना तो माँ बाप करते थे अपनी, ज्यादा से ज्यादा वो वसीयत करके बता देते कि भाई नीचे का पोर्शन इस बेटे का, ऊपर का पोर्शन इस बेटे का, थर्ड जो है उसका है, इस तरह से वो बता देते। अब बेटी का जो हक होता है उसको दे देते, या बाद दफा बेटी के लिए अलग से कोई बैंक बैलेंस, कोई बैंक में अमाउंट या कोई प्लॉट, कोई अलग से चीज देते कि ये घर इनका है। इन केस अगर वो इस तरह की चीज कोई मेंशन नहीं करते अपनी वसीयत में, हम तो कहते हैं कि करना चाहिए, लाजमी है, क्योंकि कल को देखिए जवाब हमें भी देना है। ये जो भाई होते हैं बहनों का हक खा जाते हैं। औरत को हर माशरे में हर जगह पे कमजोर है, भाई बहन का हक खा जाते हैं। शौहर जो है वो बीवी का हक पूरा नहीं देता, अपनी औलाद का मेंटेनेंस पे कर रहा है, लेकिन बीवी को देते हुए उसको तकलीफ हो रही है कि क्यों दूं। मतलब ये हकीकत बातें जो हम देखते हैं। भाई अगर होगा तो बहन को क्यों दूं, उसके पास सब कुछ है। भाई सब कुछ है, बाप की जायदाद का तो नहीं है ना जिसमें उसका हक है। जब अल्लाह ने उसको हक दिया है, जब कुरान फरमा रहा है कि उसका हक दो, तो आप क्यों उसका हक खा रहे हो? मैंने ऐसे भी भाई देखे कि सबसे पहले बहनों का हक निकालते हैं, उनको देते हैं। ये नहीं देखे, 5 उंगलियां हमारे पास बराबर भी नहीं है ना, लेकिन एक की गलती की सजा हम सबको काउंट करके दे देते कि अगर इसने किया, इसने किया। ज्यादातर यही 90% लोग ऐसे ही हैं। जाहिर अब जितनी जायदाद मिल रही है इतना वो खुश हैं कि भाई बहन को अलग से घर है, हम क्यों दे दें उठा के। लेकिन देना चाहिए, बहनों का जो हक है वो देना चाहिए। मैंने बताया कि अगर आधा हिस्सा भाई का है, उसी के 2 बहनों का हिस्सा, आप समझे 2 बहनें मिला के 2 बहन 1 भाई बराबर का हिस्सा होता है इस्लाम में। और अगर दे दिया जाए जिंदगी में, ना आप पर बोझ बनेगा ना उन पर बोझ बनेगा। ये तो क्लियर विरासत को इतना डीप क्लीन जो है कुरान ने इतना तरीके से बताया है। मैं कहती हूँ एक बंदा अगर सही से उसको पढ़ लेना, उसको A to Z बातें समझ में आ जाएंगी। पूरी सूरह निसा जो है इसी औरतों के ऊपर है। बहन सब कुछ तो समझ आ जाएगा, पैसे भी दे देंगे, फिर तो ताल्लुकात खत्म होंगे। सारा रिश्ता ही पैसों से जुड़ा हुआ है। ये आजकल की जनरेशन में मोहब्बत नहीं, बिल्कुल। अभी आप देखें, मैं तो ये भी देखती हूँ कि पहले बुलाया जाता था, अगर कोई भाई है तो मेरे बराबर में घर लेके रहे, मेरी बहन है तो इस तरफ रहे, हम लोग सब मिलजुल के इधर घर लेकर बैठे, हेल्प करें। आजकल तो बहन भाइयों को कहते हैं भाई तुम जाके वहां रहो, मेरे करीब मत रहो, मुझे तो डिस्टर्बेंस होती है तुमसे, तुम आना जाना लगाओगे, मुझसे पैसे मांगोगे। भाई को उधर भेज देते या खुद उनसे दूर चले जाते हैं कि भाई इनसे हम दूर रहें, हम इनके करीब। लेकिन यार मैंने ज़ैनब ऐसे लोगों को भी देखा है, जब वो गुफ्तगू करते हैं वो रो पड़ते हैं, कहते हैं मुझे जो अल्लाह ने नवाजा है वो मेरी माँ की दुआओं से, और मैंने अपनी बहनों को मैंने बाप और माँ बन के पाला है। और कहते हैं मुझे उनकी दुआओं से इतना अल्लाह ने दिया है कि मैं गिनना शुरू करूं तो ख़त्म ना हो। ये रियल में बता रही हूँ। और ताहिर भाई मैं आप ही का नाम ले रही हूँ कि वो रो पड़ते हैं, अक्सर कहते हैं मेरी बहनों कि मेरे साथ सांसें चलती हैं, मेरे साथ सांसें चलती हैं कि वो ज़रा सा कुछ हो जाए तो कहते हैं मैं जो कुछ कह दूँ तो वो हर्फ आखिर है मेरी बहनों के लिए, और मेरी बहनें जो कह दें वो मेरे लिए हर्फ आखिर है। ये नहीं कि मैं अपनी अजादारी उस पर है तो वो मैं उनकी ना मानूं। तो मेरी बहनों ने कहा कि अगर अम्मी अबू ने इतना प्यार नहीं दिया जितना भाई आपने हमको दे दिया, बिल्कुल। तो ऐसे भी भाई होते हैं, ऐसे हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि माशरा देखें, अभी तक माशरा आपका क्यों कायम है? जाहिर है सारे तो बुरे नहीं, अच्छे लोग हैं, जब भी तो अभी तक दुनिया कायम है, वरना तो कब की कयामत आ चुकी होती। जिस तरह के जो हालात हैं तो तब तो कयामत आ चुकी, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग हैं, जब भी अल्लाह ताला ने जो है अभी तक इस तरह के कोई अजाब नाजिल नहीं किया। वो जलवे दिखा दिए, लेकिन अजाब पूरी तरह नहीं आया कि लोगों में अच्छाई है। और औरत को अब देखिए, वो बहन भी है तब भी वो इसी तरह आपकी सपोर्टर है, भाई की, भाई के साथ है हर जगह पे। अगर वो बेटी भी है तो आपके लिए ज़ाहिर है। और हकीकत यकीन करें, आई एम सो लकी, मेरे तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े भाई जो हैं और बड़ी भाभी, एजाज भाई और भाभी, बहुत यकीन करें। एक बार उन्होंने ऐसे मैं और अर्श के तो एक जुमला उन्होंने कहा था कि नसरीनी, ये नसरीनी और प्याजू, ये मेरी बहनें कभी भी आए ये खाली मतलब पेट नहीं जानी चाहिए बेटा, जो खाना चाहे कुछ भी हो खा के जाना, और इस चाहे अगर चटनी भी खाओ तो बाहर जाके कभी नहीं बताना कि क्या खाया है। जो खाना तुम लोग अपने नसीब से यहाँ से कभी खाली पेट न जाओ। यकीन, और ईद पर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने आना है, एक बार मैंने कह दिया। तो ये जो मोहब्बत और ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये बहनों के दिल इतने बड़े हो जाते हैं। और इसमें कंट्रीब्यूशन, मैं सच बताऊं, आई एम वेरी लकी कि मेरी भाभी की कंट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड है, कि वो जिस तरह हमें ट्रीट करती है। और अगर हम नहीं, कितने दिनों तो ये होता है कि कभी मैं नहीं कांटेक्ट में हूँ तो
हाँ तू बहुत बड़ी बन गई है, तेरा बहुत नखरा हो गया, जुमले जरा सुनने के बोले क्या एक बात है, दूसरे को अरे बिल्कुल, नहीं यार भाभी यहाँ से मसरूफ, हाँ तेरी मसरूफियत, तेरे तो बैंक बैलेंस चल रहे, तो तुम पता नहीं प्रेसिडेंट से मिलूँ है, तो पता नहीं क्या क्या जुमले, वो एक अपनाइत के मतलब तुम चेहरा तो दिखा के चली जाओ, सही, अच्छी खासी फोन पे मुलाकात हो जाती है। और मैं तो पहले दूर थी, अब बहुत कहती तो दूर ही अच्छी थी, मिल तो लेती थी, अब तो करीब आके तो मिल ही नहीं रही। मिलने का टाइम नहीं मिलता। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये छोटी छोटी मोहब्बत, हम कौन सा रोज उनके घर चले जाते हैं, महीने महीने लग जाते हैं। लेकिन यकीन करें जितना भी आप, मैं सिर्फ ऐसे ही, सॉरी मेरे जितने यहाँ भाई बैठे नाराज नहीं होइएगा, खुदा की कसम जितना बहनों में बांटोगे ना उतना ज्यादा उतना अल्लाह पाक आपको बेटियों में जितना बांटोगे ना उतना ही अल्लाह पाक नवाजेगा। बेशक, ये रियल बात, हकीकत है ये। आप देखें, आप घर में अगर बीवी को देंगे ना दुगना आपको अल्लाह ताला रिस्क अता करेगा। आप अगर बहन का ख्याल रखेंगे, बहन के घर जाके एक छोटा सा तोहफा, अरे मैं तो कहती हूँ एक छोटा सा तोहफा ले जाओ ना, आप मिठाई भी चंद खरीद के ले जाओ ना, बहन वहाँ पे खुश हो जाती है। मतलब इतना उसका दिल बड़ा होता है भाई के लिए। और शौहर जितना भी दे फिर भी वो ये समझती है कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ लेकर आए, वो दुनिया में दिखाती फिरती कि ये मेरे भाई अच्छा लेकर एक आए। दिन होता है शब रात, हाँ अम्मी जिंदा थी तो मुझे याद है कि शब रात में वो एक बहन के घर में क्या चीजें जाती हैं, हाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू, लेकिन उसकी बेटी बंदा जो होता है बड़ी खुश होती है। अच्छा क्या सवैयां, सूजी, हाँ बादाम पिस्ते, चीनी, घी। अब मुझे बताएं ये शब रात में कौन सी रस्म है, लेकिन मैं कहती हूँ बड़ी खूबसूरत रस्म। हाँ रिस्क है ना, जो खुशी आप अपने घर से अपनी बेटी के लिए स्पेशल लेके जा रहे हैं, वो कितने की चीजें होंगी, 2000 की चीजें होंगी, मेरे ख्याल में 1500 से 2000 की। उन चीजों को देख के बेटी, वो पता क्या होता है, मेरे भाई ने भेजी, हाँ अरे वो तो समझ गुलटियां नहीं खाती घर में, बाकी रात वो कुछ खुशी नहीं, की इंतहा। वो 2000 की चीजों में वो मेरे भाई के घर से भाई शबरात आई, और शबरात है। और शौहर पूरी जिंदगी वो इसी सारी- बात पे कहते हैं, मैं तो सारी जिंदगी दे रहा हूं, तो एक चीज दिखाई नहीं। तुम नहीं मुतमईन हुई, और भाई के घर से जो चीज आई एक साल में एक दफा आइए तो वो घुमाती फिर, तो ये हाँ खुशी होती है, मतलब जी। ये मोहब्बत है, क्या बहनों बात की है। भाइयों से ये मोहब्बत होती है। और इसीलिए अगर भाई भी इस मोहब्बत को जोड़ना चाहते हैं तो जो उसका राइट, अरे वो अगर बहन को बोल देना कि आप मेरे लिए छोड़ दो, ऐसी बहनें भी हैं जो छोड़ भी देती हैं भाइयों के लिए अपने हक, लेकिन कम से कम ये लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती उनसे को माइक छीन लगा के, के भेजो। ये चीज गलत है। मैं कहती हूँ कि अगर हक से आप उनसे प्यार से बोलो बहनों से ना कि भाई बहन आप ये हक छोड़ दें, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे बच्चे रह रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसे भी बहनें हैं जो कि आपको अपना राइट छोड़ देंगी कि हाँ भाई भाई आप रहे। मैंने खुद देखा है ऐसी बहनें हैं। अच्छा हम इसको आगे चलते कंटिन्यू, सिर्फ फ्यू सेकंड का ब्रेक लेंगे, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद, विरासत, वालिदैन कैसे अपने औलाद को आगे दे सकते हैं। अच्छा कुछ लोगों के भाई नहीं होते, ऐसा भी होता है, और बहनों की एक मतलब पेरेंट्स जो हैं वालिदैन अपनी बेटियों को लेके चल रही होती हैं, और बेटियां जो हैं वो ऑफ कोर्स जब शादियां हो जाती हैं तो रंग रंग के दामाद मिलते हैं। जी हाँ, जब वालिदैन जिंदा होते हैं तब तो वो उस महल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर ये प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा मैं सच बताऊँ, मेरी अपनी एक बहन है, उसकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, और तीनों माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, और उन्होंने अपनी उनकी एक बिल्डिंग है, उन्होंने क्या किया, तीनों एक एक फ्लोर अपनी अपनी बेटियों के नाम पहले से कर दिए, और अब माशाल्लाह उनके साथ ही जैसे रह रहे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार पहले इसलिए कर दिए कि कोई परेशानी ना हो। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं एडवोकेट बुशरा इकबाल, उनको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बुशरा कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हद तक ज़ैनब बलोच ने पेरेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक माशाल्लाह डिटेल में बात की। मैं चाहती हूँ सिर्फ ये अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जिनके भाई नहीं होते, बात तो ये हो रही थी कि भाई अक्सर नहीं देते, अब यहाँ पे भाई नहीं है, स्किप कर दिया हमने, अब जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, तो अब मुझे बताएं अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, फिर दामाद है, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी ज़िंदगी में, या ज़िंदगी से पहले, या पहले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं, पहले भी पेरेंट्स दे सकते हैं, अगर फादर के नाम पे है या मदर के नाम पे तो बेटियों का हिस्सा बनता है। ओके।
تو ہاں بیٹوں کے لحاظ سے تو ہاف بنتا ہے اور بیٹے کا پورا ایک بنتا ہے، لیکن جب بیٹا نہیں ہے اسکپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو برابر ہی حصہ ملے گا، دامادوں کے لحاظ سے دامادوں کو تو کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹیوں کا ہی حصہ ملے گا ان کو۔ اور اگر ان کے جس طرح اگر جن کی بیٹیاں ہی ہوں، تائے چچا وغیرہ ہوں، ان کے بیٹے ہوں تو وہ اس میں سے آ کے حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا ایک اس یہ تو آپ نے جائیداد میں بہت سے۔ پیارا ریز کیا پوائنٹ، ایک بڑا گھر ہے اور 3 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، سب کے بچے ہیں، لیکن ایک بھائی ہے جس کی صرف بیٹیاں ہیں، باقی سب کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اب بڑا گھر ہے، 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اب مجھے بتائیں اس فادر کا جس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جب اس کے والدین مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں لو یہ تو بیٹی ہے تو دوسرے لڑکوں کو ملے گا، تو ہمارے اپنے لڑکوں کو ملنا چاہیے جو دادی کی اولاد ہے، یہ تو غیروں کو چلی گئی ہیں، ان کو کیا دیا جائے؟ کیا ان کا رائٹ کھایا جاتا ہے؟ وہ بیچاری کیسے جو ہے مطلب ان کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے، اور جن کو اویئرنیس نہیں ہے ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا حصہ بنتا ہے باقاعدہ، اور وہ لے سکتی ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، وہ کورٹ میں جائیں اپنا دعویٰ دائر کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو ان کے اس میں معاملات بنتے ہیں وہ اپنا لے سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا ان میں ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اگر باپ زندگی میں اپنے بیٹیوں کے نام کر دیتا ہے پھر تائی چچا کے بچے بیچ میں نہیں آ سکتے۔ اگر باپ فوت ہو جائے، والد صاحب فوت ہو جائے، پھر بچیوں کا حصہ تائی چچا جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، ان کے بچے لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ اوکے، اگر فادر زندہ ہے، فادر اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے نام کر دیں۔ اور باپ اس طرح لیکن ہوتا ہے؟ وہ اس میں نہیں، اگر باپ زندہ، دادا کی جائیداد ہے نا، بڑا گھر ہے تو دادا کی پراپرٹی ہے، دادا کی اولاد تو وہ باپ ہی ہوگا نا، ظاہر ہے دادا کی جائیداد میں سے باپ کا شیئر ملے گا، پوتے پوتیوں کا تو بعد میں آتا ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے، اب ان کو جو شیئر ملے گا وہ اپنے باپ والا حصہ ملے گا، جو دادا کی جائیداد میں ان کے باپ کا حصہ ہے وہ چاہے بیٹیاں بھی ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک بندے کی 4 بیٹیاں اور 4 بھائی ہیں، باقیوں کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ وہ تایا کیوں مطلب لے تو نہیں سکتے، لیکن لیتے ہیں، لیکن لیا نہیں جاتا کیونکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں کراتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، یا وہ بچیاں ہوتی ہیں کچھ بولتی نہیں ہیں، لڑکیاں ادھر پیچھے سپورٹ کوئی نہیں، اس لیے لیکن اسلام نے اس چیز کو نہیں کلیئر کیا، اسلام میں تو ان کا حصہ جو ان کے باپ کا ہے وہ انہی کو ہی جائے گا۔ اگر باپ زندہ اکثر ہے بشرا نوٹ کیا گیا ہے کیا اس طرح کے کیسز جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جیسے ہیرسمنٹ کیا تو لوگ نہیں جاتے کیس کرنے کے لیے، کیا یہ جو پراپرٹی پہ میجورٹی 100 میں سے 90% لوگ رائٹ نہیں دیتے، جیسے بھائی نہیں دیتے یا پیرنٹس نہیں کرتے زیادہ، تو کیا اس طرح کے کیسز کو میں دیکھوں اویئرنیس ہے کہ نہیں؟ لوگ ڈر جاتے ہیں یار ہمارے بہن بھائی جدا ہو جائیں گے، ایسا ہے، یا ہمارے اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اگر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر کہتے کوئی مار نہ دے ہمیں، تو کیا لوگ اس کو آواز بلند نہیں کرتے کیا؟ نہیں، اب تو کافی اویئرنیس ہو گئی ہے۔ اب جو پہلے بہنوں سے بھائی لکھوا لیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں کبھی ملیں گے نہیں، تمہیں جہیز دے دیا، اب تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کورٹ میں آ رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اب تو کافی اویئرنیس ہے، اور بھائی بھی اب دینے لگے ہیں، جو نہیں دیتے وہ تو ظالم، وہ تو کورٹ کا بھی دروازہ یعنی کھلا کہ ہوا ہے، اس سے یہ بھی کورٹ کہہ آ سکتے جاتا ہیں کہ ہے۔ دین کی معلومات کم ہونے سے، ایک لالچ زیادہ بڑھنے سے تو اکثر لوگ کسی کا رائٹ نہیں دیتے، ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ اچھا، کیا ابھی میں زینب سے بات کری تھی، والدین کی بات کری تھی، اکثر جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی والد صاحب وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی پاور وہ ذہن میں اللہ نہ کرے کہ وہ بیوی کو زیادہ نہیں دی جاتی، آپ نے دیکھو کہ پراپرٹی زیادہ ہر چیز بل اس کے نام، ہسبینڈ کے نام، ایسے ایسے ایسے، تو یہ ساری چیزیں کتنی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں کہ اگر میاں بیوی کی ایک ساتھ پراپرٹی ہوتی ہے، یہ اس کا مجھے بتائیے۔ نہیں، ہسبینڈ کے نام پہ اگر پراپرٹی ہے تو وائف کے لحاظ سے تو بچوں کے لحاظ سے تقسیم ویسی ہونی ہے، اگر ہسبینڈ وائف کے نام کر دیتا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائف کی ہوتی ہے، وہ تو پھر وائف ہی دے گی اپنے بچوں کو، ظاہر بچے پھر انہی کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، اور میں کہتی کرنا چاہیے یہ کام، کیونکہ آج کل کی جو اولادیں ہیں نا تو اس میں اولادیں بہت تنگ کرتی ہیں، جب تک اولاد کے ہاتھ میں پراپرٹی نہیں ہوگی وہ ماں باپ کے لگے رہیں گے کہ ہاں ہے، لالچ بھی آتا ہے اور فرما برداری کچھ لے، خدمت بھی کریں گے، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ والدہ صاحبہ جو ہے وہ تو ہے، اور والدہ کا بھی بڑا ٹیکا بن جاتا ہے، ورنہ ہسبینڈ کے بعد پھر آج کل کی ماؤں کا کوئی حال نہیں، باہر نکال اولڈ ہوم جو ہے آج کل جلدی آباد ہو رہے ہیں، زیادہ آباد ہو گئے ہیں، وہاں ایسی ایسی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ بہت بڑی جائیداد کی مالک ہے، لیکن بیٹوں نے نکال دی کہ انہوں نے پیار محبت میں بچوں کے نام پہلے اپنی جائیداد لگا دی تھی، شوہروں نے پہلے کر دیا تھا، شوہر کر دیتے اولاد کے نام پہ، بیوی کو کوئی عزت نہیں۔ اوہ، یعنی کہ وہ کر کے امی سے لکھوا لے لیا، لیتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد ان کا کیئر کرنے مائیں کبھی اولڈ ہوم میں بیٹھی ہیں, کوئی کرایوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری تو اپنے روز کے کیسز ایسے ہیں, حالانکہ آج کل وہ بل بھی پاس ہو گیا ہے, اگر یہ ماں چلی جائے کورٹ میں تو ان بچوں کو سزا اور جرمانہ کیا جاتا ہے کہ آپ نہیں اور نکال اگر سکتے. جو بچہ اگر پیرنٹس کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور والدین کو نہیں رکھنا چاہتا, وہ والدین کو اس گھر میں بھی رکھے گا, اس گھر کا کرایہ بھی دے گا. ہاں وہ بھی آ گیا اب تو. اچھا غلطی پیرنٹس کے یہ تو رائٹس میں آ گیا, بہت غلطی سے- اچھی سپورٹ ہو گئی ہے. اگر غلطی سے بشرا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے نا, یہ بتائیں کہ اگر غلطی سے ماں باپ نے کر دیا نام بچوں کے, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رویہ اور ہمارے ساتھ مس بہیو, تو کیا وہ دوبارہ کورٹ جا کے وہ چیز دوبارہ اپنے نام کنورٹ کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے جی کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ فراڈ کے ذریعے انہوں نے لیا ہے, ہاں بول سکتے ہیں کہ فراڈ کیا تھا انہوں نے, زبردستی انگوٹھے لگوائے تھے, ہیراسمنٹ کی تھی, مارا پیٹا تھا. زبردست یار, یہ تو زبردست ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے ہماری کوٹیں ماں باپ کو زیادہ بہت زیادہ سپورٹ سپورٹ کرتی کرتی ہے ہیں. بچوں کے اولاد کے, کیونکہ اولاد پیرنٹس کی ایکٹ جب حرکتیں سے آیا نا بہت سپورٹ ہو گئی ہے پیرنٹس کو. اچھا یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر پہلے آپ نے ٹرانسفر کر دی اپنے بچوں کو, اور اگر بچے آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں اور آپ کو اولڈ ہوم میں پہنچا رہے ہیں, تو دین آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا مال و متا واپس لے سکتے ہیں. واپس. یار یہ تو بڑا زبردست لا ہے, یہ تو باخدا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ حقیقت, اور ہمارے ناظرین کو بھی نہیں معلوم تھا. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے نا, جیسے عورت 2 شادیاں کر لیتی ہے اور اپنے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ کنٹریبیوشن کر کے اپنے بچوں کو بھی بھول جاتی ہے, یہ بھی بتاؤں, اور یہ کرتے ہیں. ایسا ہے, مجھے بتائیں ایسا کوئی کیس آپ کی نظر میں ہے؟ نہیں, اپنے بچوں کو تو خیر کوئی عورت نہیں بھولتی, ماں جو ہوتی ہے وہ نہیں بھولتی, اپنے بچوں کو ساتھ لیتی نہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دینا. یہ بھی کیس ہے, ریئل بتا رہی ہوں, کیس ہے سیکنڈ اس کے کہ آپ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے, آپ کے بچے ہیں, جوان بچے ہیں, اتنے نہیں, مطلب 22 سال اس طرح, انہوں نے دوسری شادی کر لی. اب وہ جو دوسری شادی کری, جب میں میٹ اپ ہوئی تو مجھے اس بندے کا مزاج سمجھ آ گیا کہ یہ کیونکہ اس لیڈی کے پاس بہت پراپرٹی تھی. ہاں شوہر بے انتہا صحیح کہہ رہی, اس پراپرٹی طرح کی تھی کہ لوگ جو ایسے لوگوں سے شادی, وہ ینگ کرتا ہے کسی بوڑھی, اس کو سارا چاہیے, جائیداد لے سکے, فیل ایسے کروا سکے کہ میں بہت سنسیئر ہوں, میں تمہارا سہارا بنوں گا, اور اب انہوں نے چھوڑ بھی دیا. لیکن یہ ریئل میں بتا رہی ہوں ایسا ہوا ہے. تو کیا اس میں اس مرد کا حصہ آ جاتا ہے؟ اب عورت کا شوہر کا حصہ کہاں سے آئے گا اس مرد کا؟ نہیں, اگر عورت نے نام کر اس نے شادی کر لی نا, شادی کر لی ہے, لیکن وہ اگر مر جاتی ہے عورت, دین اگر زندگی میں وہ نہیں کرنا چاہے تو نہیں دے سکتی. نہیں, اگر وہ اس کو کوئی گفٹ چیزیں کرنا چاہے, یہ تمہارے نام گفٹ کر سکتے, گفٹ تو کسی کو بھی آپ کر سکتے, یہ لکھ کے دے دے یہ گھر تمہارے نام. او مائی گاڈ, یہ ریئل بتا, جو کیسز میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں نا, یہ ریئل باتیں بتا رہی ہوں, کوئی الگ سے نہیں الفاظ. یہ تو بشرا اچھی طرح جانتی میں کس کیس کی بات کر رہی ہوں, اور یہ سچ ہے. یہ میں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. تو اس طرح بھی لوگ ہیں بھائی, لوگ جو ہیں وہ عورت کو جھانسے میں لے کے پراپرٹی کی وجہ سے, اور اس کو یہ سمپتی دیتے ہیں کہ میں تمہارا سہارا بنوں گا, اور دین جب اس کے پاس یہ سب کچھ, اچھا عورت اپنی لائف میں جیک پاٹ لگاتے ہیں نا, وہ جیک پاٹ لگاتے ہیں تاکہ جلدی ہم بن جائیں, ہمیں کیا ہوتا ہے اسٹرگل کرنے کی, بالکل بنایا سب کچھ آ جائے گا ہمارے ہاتھ. یہ بات ہے, عورت بھی ایسے کرتی کبھی کبھی. وہ تو میں نے فیس بک پہ دیکھا, ریئل نہیں دیکھا, کہ اچھی خاصی ایج ہوتی ہے اور ان کو کم عمر خواتین چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ شادی کر لیتے ہیں. عورت بھی اس کو پھر بلیک میل کر لی ہوتی ہے. ایسے ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں, بہت سارے آپ کے ارد گرد بھی واقعات گزرتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ جو خاص طور پہ میں اپنے جو والدین اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گی دونوں بہنوں سے میسج لیتے ہیں. والدین کے لیے میں چاہوں گی خاص طور پہ ذرا آپ اپنے ناظرین کو میسج دیں, کوئی خاص اچھا ڈیٹیل میں دیجیے گا. یہ کیمرہ ہے آپ کا. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل جائیداد ہم جو سمجھتے ہیں نا, وہ ماں باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی, ماں باپ خود ہوتے ہیں ہمارے لیے. وہ اگر گھر پہ رہتے ہیں نا, گھر آپ دیکھیں کہ ایک گھر کو جس طرح سے وہ مینٹین کرتے ہیں نا, جب تک وہ حیات رہتے ہیں, زندگی میں رہتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, محبت بھی بانٹتے ہیں. جس دن ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے, بھائی بہن کو نہیں پوچھتا, بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتا. تو اصل جائیداد اپنے ماں باپ کو سمجھیں, ان کی پراپرٹی کو, ان کی جائیداد کو نہ سمجھیں. اور دوسری بات, پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو زندگی میں, تاکہ وہ آخرت بعد میں لڑیں بھی نہ, اور ان سے بھی نہ پوچھا جائے قیامت کے دن کہ انہوں نے اولاد کے ساتھ انصاف کیا, تو زندگی میں وصیت کر کے کم سے کم چلے جائیں. ان کو پوری طرح نہ دیں,
वसीयत करें कि उनके मरने के बाद कम से कम सबको जो है वो इजी वे में सबको उसका हिस्सा मिल जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो नाराज ना हो, क्योंकि जिंदगी में अगर कर दिया नाम पे तो यही औलादें फिर घर से बाहर निकाल देंगी। तो इसलिए जिंदगी में सिर्फ वसीयत अपनी बना के रखें और औलाद के साथ जो है शफकत से पेश आए, सब में बराबरी का तनाज़ा रखें। बेटी है तो बेटी का जो हक है, बेटा है जो बेटे का हक है उनको दिया जाए, और उनसे ये नहीं कि उनका राइट छीना जाए कि इस बेटे को नहीं देना है तो उस बेटे को देना है, उस बेटी। तो मैं चाहती हूँ कि सबके साथ इक्वल रहकर चले, और औलाद के लिए स्पेशली कि वो अपनी माँ बाप के साथ जो सलूक का हुक्म दिया गया वो सलूक करें। कम से कम औलाद माँ बाप को जो निकाल के कम से कम ओल्ड होम में ना फेंकें, उनको अपने साथ रखें। उनकी कितनी ज़िंदगी है, इतनी ज़िंदगी तो नहीं है, तो कम से कम इन चीज़ों को देखें। इसलिए मेरा कहना यही है कि माँ बाप औलाद के साथ इंसाफ का सलूक करें और औलाद अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करे। ज़बरदस्त, ज़ैनब बलोच बहुत खूबसूरत डिटेल में मैसेज दिया, दैट्स गुड। बुशरा एडवोकेट, आप, मैं चाहूँगी ये कैमरा है, आप अपने नाज़रीन को अच्छा जो है डिटेल में एक मैसेज दीजिए प्लीज़। किस बारे में? विरासत के बारे में, पेरेंट्स को अलर्ट करने के बारे में कि किस तरह वो अपने बच्चों को अपनी विरासत का हिस्सा बना सकते हैं ताकि उनको बाद में तकलीफ ना हो, या उन भाइयों के लिए जो अपनी बहनों को स्किप कर देते हैं, आप जिसको भी मैसेज देना चाहें। पेरेंट्स के लिहाज से तो मैं यही कहना पसंद करूंगी कि अपने, बिल्कुल ज़ैनब ने बिल्कुल सही बात की कि अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर जाएं ताकि वो बाद में ना लड़ते मरते फिरें, और उनके बाद ये ना कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने को भी गवारा ना करें। और उनको ये है कि हाँ, जैसे अब हालात चल रहे हैं, कुछ औलादें ऐसी हैं जो अच्छी भी हैं कि अगर उनके ज़िंदगी में कर दिए, पेरेंट्स को सब पता होता है मेरी औलाद कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी में उनके नाम लगा देते हैं तो बेहतर रहेगा। जो अपने पेरेंट्स देखते हैं कि हमारी औलाद नहीं होगी, नाफरमान है, बचपन से बच्चे को माँ बाप जानते होते हैं, तो वो वसीयत करके चले जाएं कि हाँ भाई ये इनका हिस्सा है, बेटियों का आधा हिस्सा है, बेटे का पूरा हिस्सा है, और आपस में उनके ना तनाज़ात हों और उनको वसीयत कर जाए, बाद में वो ले लें, और बीवी का ज़रूर हिस्सा दें, ज़रूर हक दें उसका उनकी लाइफ में। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बुशरा एडवोकेट, बुशरा इकबाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच हमारे साथ थी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। नेक्स्ट हम लोग ज़ैनब इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बुशरा, किस पे बात होनी चाहिए नेक्स्ट, आप क्या समझते हैं, किस लैक ऑफ अवेयरनेस कौन से मौजू पे जो आप लोगों के इर्द गिर्द होता है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वो कौन से मौजू पे हमने बात करनी चाहिए? एक तो वर्किंग प्लेस पे हैरेसमेंट पे कर लो, हैरेसमेंट, हाँ, वर्किंग प्लेस गुड, हैरेसमेंट वर्किंग प्लेस, ओके। और दूसरा चाइल्ड लेबर आजकल बहुत ज्यादा, वो हम नेक्स्ट पे करते हैं। हम लोग हैरेसमेंट पे करते हैं वुमेन्स के साथ जॉब पे, यहाँ से भी कर लो। कस्टम में जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं, उन लोगों को कानून का यहाँ पता नहीं होता, उनको कस्टम वाले लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते, तो उनके एक्सपर्ट हैं। ठीक है जी, वो वो कर लेते, वो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही, यूं कर रही है ना, यूं तो लग रहा है हमारे कैमरामैन के बारे में कह रही है। लेट्स सी, ये भी एक नेशनल हमारा लाइव शो है, जाहिर सी बात है। और आज बुशरा आप देर से ही है, नेक्स्ट टाइम टाइम पर आइए, ठीक है जी, क्योंकि 10 to 11 हमारा स्पेशल ये लॉ का सेगमेंट होता है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो रही है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आपका कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई वुमेन एग्जीबिशन है, यार वुमेन एग्जीबिशन से याद आया, 8 जून को हो रही है हैबिट में अस्मा इमरान की एग्जीबिशन, जश्न के नाम से, और वहाँ पर कुकिंग कंपटीशन है, शेफ़ के लिए फ्री पार्टिसिपेशन है, और बहुत ज़बरदस्त ख़वातीन एंटरप्रेन्योर वुमेन्स अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो आपने शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक का ये इवेंट है, जाएं एंजॉय करें। ख़वातीन सस्ता और कम प्राइस में कुछ लेना चाहें तो आपको ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, बहुत कुछ है। और हम वहाँ जा रहे हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, आज जा रहे हैं कवरेज के लिए, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। ये आज उनका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो कराची की बहनों, बहुत ही अहम है, बहुत मुबारक हो कराची। क्योर ट्रैवल पिंक बस के साथ बहुत शुक्रिया, पिंक बस का तोहफा दे दिया।
लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और जी नाज़रीन, आज हम कराची के रोशनियों के शहर में एक खूबसूरत इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया है शर्जील इनाम मेमन ने एंड पीपल्स पार्टी ने। यस, ये है पिंक बस और ये है ख़वातीन के लिए। बिल्कुल ये होना चाहिए क्योंकि कराची में क्राउड है बहुत ज़्यादा, हर तबका फ़िक्र से यहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं, कराची में आते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन ख़वातीन को बड़ा मसला है क्योंकि हम अफोर्डेबल नहीं है कि हम ऑटो कर सकें, ओबर कर सकें, गाड़ियां कर सकें। लेकिन अगर ये बस हमारे लिए कन्वीनियंट है और कम बजट में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बेहतरीन ट्रैवल है फॉर वुमेंस का एंड पिंक बस का। लेट्स सी, हम अंदर चलते हैं। खातून ड्राइवर और ख़वातीन पैसेंजर। लेट्स सी, हम आज पाकिस्तानी कराची के पिंक बस की ड्राइवर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ड्राइवर, पिंक बस की ड्राइवर शफक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भाई आप तो ड्राइवर कम और पायलट ज़्यादा लग रही है, पिंक बस की बहुत प्यारी लग रही हैं। ये मुझे बताएं, आपको ये हम अक्सर गाड़ियाँ चलाते तो हैं खातून वगैरह, लेकिन एक बस का ड्राइवर बनना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बस का ड्राइवर बनना, बहुत अच्छा लग रहा है हमें बस का ड्राइवर बनना। और हमें 18 ख़वातीन हैं हम जिन्होंने हम बस चलाई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, हमारे ट्रेनर इतने अच्छे थे कि हमने बस सीख ली। अच्छा शफक, एक और बात पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आपने देखा कि जाहिर सी बात है इस तरह वैकेंसीज खुलती हैं ख़वातीन के लिए, तो आप मुझे बताएं ये पीपल्स पार्टी का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बस हॉस्टेस थी तो मुझे यहाँ से पता चला था कि ड्राइविंग के लिए जमा हो रहे, तो मुझे शुरू से शौक़ था तो मैंने इस शौक़ को अपने पूरा किया। मैंने जमा करवाया, मेरे भाइयों ने, मेरी अम्मी अब्बू ने भी मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं यहाँ आज इस मकाम पर पहुँच गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैं कहूँगी कि हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, कराची में पीपल्स पार्टी ने वो इक़दाम किया है जो मेरे ख़्याल में एक ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को माशाल्लाह बड़े भरपूर अंदाज से अंजाम दिया जा रहा है। और ख़वातीन को ओब्लाइज करने का और कंफर्टेबल ट्रैवल और कंफर्टेबल जोन देने का बस के थ्रू बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। लेट्स सी। के नए रूट्स पे इनको लाया जा रहा है क्योंकि ये ऑर्डर्स हमने रिप्लेस किए हुए हैं। जैसे जैसे बसेस आती जा रही हैं इनको मुतारिफ़ कराया जा रहा है मुख्तलिफ रूट्स पे। और आपने तो आज कपड़े भी पिंक पहने हुए हैं इसी मुनासबत से, तो इट्स सो गुड। तो आप भी हमारी बहन है, आप भी इसमें सफ़र करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और अब जो अगला मरहला है वो यहाँ के दीगर रूट्स के साथ साथ जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ भी इनको शुरू किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव पिंक बस का आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी चीज़ है और इस आप अच्छा कर सकते हैं बिकॉज ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए है, हमारी माँ बहनों के लिए है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी माएँ बहनें से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होंगी। अब्दुल शकूर साहब पीपल्स बस के ऑपरेशन हेड यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और मैं जितनी देर यहाँ पर पूरा मैंने जो कवरेज दी है मैंने इनको बड़ा एक्टिव देखा है, नो डाउट सुपरवाइज आउटस्टैंडिंग। और इनका ये इनिशिएटिव मैं इन्हीं से पूछती हूँ उनको कैसा लगा ये इक़दाम, ख़वातीन का ये पिंक बस का इक़दाम। और ये ऑन किया सबसे पहले कराची ने, तो आपको ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, मैं तो इसको कहूँगा, हमारी पार्टी एफिलिएशन नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है स्पेशली लेडीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में स्पेशली कराची में लेडीज़ को एक प्रॉब्लम थी हरासमेंट की, जो कि आम बसेस में इनको प्रॉब्लम होती थी जेंट्स के साथ ट्रैवल करते हुए। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया पिंक बस सर्विस का। ये फरवरी 2023 से हमारे मुख्तलिफ रूट्स पे चल रही थी। तो आज का जो इवेंट था इसमें 2 रूट्स और हमने इंक्लूड किए हैं, R3 और R9, ताकि हमारी जो माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो इस पर आराम से बग़ैर किसी खौफ के और महफूज सफ़र कर सकें। थैंक यू शकूर साहब, बहुत ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव हमें बहुत अच्छा लगा और आई थिंक ये कराची के लिए और सिंध के लिए खुशाइन बात है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया और मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची की आवाम को, हमारी माई बहनों को, कि उनके लिए ये हमने 2 रूट्स और उस पर हमने सर्विस स्टार्ट की और 2 माह के लिए फ्री है।
तो इसके लिए तो मैंने भी बड़ा शोर किया था जब अदी फरियाल ने ये कहा कि ये मैं चाहती हूँ ये फ्री हो जाए, तो कम से कम आपके जो वो जो सर हैं बॉस हैं, उन्होंने जो पीपल्स बर्ड्स को पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि हम आपको 2 महीने फ्री, तो दिस अ गुड इनिशिएटिव। मेरे साथ किरण इफ्तिखार कैप्टन पिंक बस की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की एक्साइटमेंट कैसी है आपको? माशाल्लाह लाइसेंस भी मिल गया बस का। आज मैं इतना खुश हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है, और औरतों के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो आप लोग भी कदम बढ़ाइए और आप लोग भी इंशाल्लाह आगे बढ़िए। क्या बात है। एंड ये कहूँगी पिंक बस जिंदाबाद। पिंक बस जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। इस वक्त बस की ड्राइवर विथ लाइसेंस, क्योंकि अदी फरियाल ने इनको लाइसेंस दे दिया है, और ये कराची की पिंक बस की ड्राइवर है शफक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफक, मैं आपको देख रही हूँ, कहते हैं पर्दा कभी हायल नहीं होता किसी टैलेंट में, और आपने प्रूव कर दिया। बिल्कुल। और पिंक बस की ये जो आपको एज अ ड्राइवर मेंशन किया गया है, आपको ये इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी का कैसे लगा? बहुत पसंद आया। ये एक तो ये होना चाहिए हमारे मुल्क में, हर शहर में होना चाहिए। ये लाजमी नहीं कि सिंध में होना चाहिए, हमारे मुल्क तरक्की करे। मैं चाहती हूँ ये पूरे मुल्क में हो हमारे। सबसे पहला जो हम ये ड्राइवर्स लाइसेंस पेश किया जा रहा है, ये कंप्लीशन ऑफ हर ट्रेनिंग को, इसके लिए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी उज़मा को। उज़मा अगर आप आइए, और कैप्टन उज़मा। नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत मज़ा आया, क्योंकि कराची और सिंध का ज़बरदस्त पिंक बस का जो इनिशिएटिव लिया गया है शर्जील इनाम मेमन एंड फरियाल तालपुर ने, तो ये पीपल्स पार्टी का बेहतरीन इनिशिएटिव है, बेहतरीन इक़दाम है। तो हम चाहेंगे हम इसको ऑब्लाइज करें, और ये सेफ एंड सिक्योर है, ख़वातीन को हरेसमेंट से सेव करने के लिए बेहतरीन खूबसूरत प्रोजेक्ट है पिंक बस। तो हम सब ट्रैवल करेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि 2 महीने के लिए इसका कोई फेयर नहीं है, कोई रेंट नहीं है, कोई किराया नहीं है। तो ख़वातीन एंजॉय करें, और हम भी एंजॉय करेंगे, और देखते रहिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान।